नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में। आज हम शुरू करने वाले पहले पार्ट में से भाग नंबर दूसरा शुरुआत करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते देखते अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। अब इतिहासकार जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वो विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। तो आपको समझना पहले जरूरी है कि वे स्रोत क्या है। तो वे स्रोत होते हैं पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ यानी पुराने ज़माने में लकड़ी के पत्तों पर या लकड़ी के तख्तों पर या पत्थरों पर या तांबे के पत्थरों पर जो अभिलेख लिखे जाते थे उनको पांडुलिपियाँ कहते हैं। अभिलेख का मतलब होता है कहीं पर शिला पट्टिका पे लिखा हुआ कोई लेख, उसका अध्ययन। अभिलेख किसी वस्तुओं पर लिखे हुए चित्रात्मक कुछ लिखी हुई लाइनें, तो वो भी अभिलेख की श्रेणी में आती है। सिक्के, पांडुलिपियाँ, शिला पट्टिका, इनका सबका अध्ययन कहलाता है, उनका स्रोत होता है, जिसके माध्यम से वो इतिहास का निर्माण करते हैं। पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे भारत के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, आप गौर फरमाइएगा। एक तो होता है इतिहास काल, जब से मानव का निर्माण हुआ तब से लगभग अपने आता है 650 ईस्वी पूर्व तक का समय प्राचीन काल में माना जाता है। 750 से लगभग राजपूत काल शुरू होता है, वहाँ से लगभग 1500, तो वहाँ से लगभग 1700 कह सकते हैं 1757 तक का काल कहलाता है मध्यकालीन काल, जहाँ तक अंग्रेजों ने सबसे पहली प्लासी की बैटल की थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, उसकी विजय के बाद में अंग्रेजी काल माना जाता है। 1757 से लगाकर 1947 का आधुनिक इतिहास कहा जाता है। ठीक है, मैंने थोड़ी आपको जानकारी दे दी। जब आप अध्ययन करें तो इस बिंदुओं पर ध्यान जरूर रखें। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, आपने बहुत सी ऐसी बातें मिलेगी जो पिछले युग तो वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, जैसे मैंने जानकारी आपको दे दी, सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते लिखने में इसका उपयोग करने लगे। हमें इस करों का उपयोग और विभिन्न प्रकार की लिखा पढ़ी की चीज़ें हमको सुल्तान के काल में भी अलबुर्नी और उसके मिलते हैं अभिलेख, राजपूत काल में भी उनके अभिलेख मिलते हैं, लिखे हुए सामग्री पांडुलिपियाँ मिलती है, हिसाब किताब भी मिलता है, पोथियाँ मिलती है। क्या कहा जाता है, हमारे हिंदू समाज में ये किया जाता है कि दीपावली के दूसरे दिन नए किताबें निकल जाती है जहाँ पर हिसाब किताब लिखा जाता है। अब उसमें ब्याज, कहीं कहीं पर ब्याज जोड़ा गया है तो पता चलता है कि उस समय सूदखोरी चालू थी। कहीं पैसा छोड़ दिया गया है या किसी ने पैसा नहीं दिया गया है तो अधिकतर ने पैसा नहीं दिया है, तो इससे जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय की जो समाज था उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो किस समय में क्या चीज़ का ज़्यादा प्रभाव हो रहा था तो उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखकारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापाखाना तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल निवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं था। कभी कभी आप अपने मित्र की लिखावट समझ नहीं पाते हैं, आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता है क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में और मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे अंतर मिल जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल कर देते हैं, ये कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही, अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती है। अब एक बात बोलेंगे, लेखक की मूल पांडुलिपियाँ
तो वो हमको अभी मिलना ही मुश्किल हो गई है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जाने तो एक मैगस्थनीज आया था भारत में, उसके समय की लिखी हुई पुस्तक इंडिका हाल फिलहाल में नहीं मिलती, पर उसके जो लेख लिखे हुए हैं वो अपनों को हेनसांग, इत्सिंग जैसे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में मिलते हैं। तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा सर, ये किताबें हैं, आप अच्छे हैं तो जैसे जैसे बड़ी क्लासों में आते जाओगे तो वैसे वैसे जानकारी अधिक मिलती जाएगी। सीमित ज्ञान से कोई संभव चीज़ें नहीं हो पाती, आपको विस्तृत चीज़ें जाननी पड़ेगी कि कौन से यात्री से क्या मिला, इससे हमारे इतिहास से इनका क्या संबंध था, कैसे रिलेट कर पाएंगे, वो पढ़ना जरूरी होता। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक सव्य भी समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार दो वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। अब इस काल के अंदर 700 से 1750 के काल के समय के बारे में आज हमको किताब वाले ने अध्ययन करने के लिए कहा है। तो उसमें क्या क्या हुआ, कुछ बातें हम आज पढ़ते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 1700 और 1750 के बीच में लगभग 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेके आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5 और 6 और 7 में आप इनमें से कुछ और बातें जानेंगे। इस युग के लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अब जैसे भारत के लोग विदेशी व्यापार करते थे, सुमेरियन सभ्यता में करते थे, रोम में करते थे, मिस्र में करते थे, चाइना में करते थे, और चाइना के लोग और वहाँ के लोग भी यहाँ पर व्यापार करते थे। तो इस प्रकार से एक दूसरे के विचार मिलते थे। बहुत सारे यहाँ के यात्री वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ जाते थे। तो एक दूसरे की जगह से एक दूसरे की संस्कृति आपस में मिलती गई, नए नए विचार मिलते गए और सभी देशों का विकास, सभ्यताओं का विकास होता रहा। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से अनेक समुदाय थे जिसके बारे में हम कल से अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।